नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय 2 मानव बस्ती के बारे में। बहुत ही छोटा और साधारण सा पाठ है और इससे कई छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। विगत परीक्षाओं में इस पाठ से कुछ प्रश्न आए भी हैं जो हमने इसी वीडियो में उनको संकलित करने का प्रयास किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक बिंदु से। इसमें जिस पहले बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे वो पहला बिंदु है मानव बस्ती, यानी कि मानव बस्ती का अर्थ होता क्या है, जो कि पाठ का नाम है। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं वह मानव बस्ती कहलाते हैं। यानी किसी भी आकार और प्रकार के घर जहाँ इंसान रहते हैं वो मानव बस्ती है। यानी कि घरों का जो एक समूह है वो घरों का समूह कहलाता है मानव बस्ती। और मानव रहने के उद्देश्य से मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करता है तथा अपने आर्थिक पोषण के आधार पर कुछ क्षेत्रों पर वो अपना स्वामित्व रखता है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि कुछ क्षेत्रों पर वो अपना स्वामित्व रखेगा जहाँ से उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और जहाँ जिन घरों के समूह में वो रहेगा वो एक समूह पूरा एक बस्ती कहलाएगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपने सुना होगा गांव और शहर दोनों में फर्क क्या होता है। तो गांव के लिए ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है कि छोटी बस्तियां जो कृषि या अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन चलाते हैं वो गांव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो मूलतः प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर हैं, यानी कि खेती पशुपालन इन पर निर्भर हैं और यहीं से अपना जीवन चलाते हैं, ऐसे क्षेत्र गांव कहलाते हैं। और भारत में अगर कुल गांवों की बात करें तो 6,40,867 गांव हैं। 6,40,867 और अकेले अपने मध्य प्रदेश में 55,429 गांव हैं। तो आपको ये संख्या भी ध्यान रखनी है। गांव है क्या, तो वो छोटी बस्तियां हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों में विशेषज्ञता रखती है और इन प्राथमिक क्रियाकलापों के आधार पर अपना जीवन चलाती है। अब आपको एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है, भारत का पहला गाँव कौन सा है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव पड़ता है माणा गांव। ये माणा गांव भारत का पहला गांव कहलाता है। ध्यान रखें, इसी गांव को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन फिर बाद में इसको भारत का पहला गांव कहने लगे। ये गांव के बारे में पढ़ा। अब कुछ बात आपको ध्यान रखनी है नगर के बारे में। नगर क्या है, तो बड़े अधिवास द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। अगर प्राथमिक क्रियाकलापों के माध्यम से अपना जीवन चलाएं, उनमें विशेषज्ञता रखे तो वो है गांव। और अगर द्वितीय तृतीय या चतुर्थ कोई से भी अन्य क्रियाकलाप करके अपना जीवन चलाएं तो वो कहलाते हैं नगर। तो भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई और भारत का जो सबसे छोटा शहर है वो है कपूरथला, जो जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा नगर है। आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आसान सा प्रश्न है। छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर अपने इस पाठ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यह आया है मानव बस्ती, यानी कि मानव बस्तियों को अपन दो रूप में पढ़ेंगे जैसा कि किताब में दिया है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है, नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है, संख्या बताइए, नाम बताइए। इस प्रकार के प्रश्न इस पाठ से बन सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो इधर आपको दिखाई दे रहा होगी स्क्रीन पर। ग्रामीण बस्तियां 4 तरह की होती है, जिसमें है गुंचित, विखंडित, एकांकी और पल्ली बस्तियां। ये 4 बस्तियां आपको दिखाई दे रही होगी। गुंचित बस्तियां जो गुच्छे में होती है वो गुच्छित बस्तियां, विखंडित बस्तियां जो बिखरी हुई होती है, एकांकी बस्तियां और पल्ली बस्तियां। और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं नगरीय बस्तियां, जो नगर हैं उनके अपन ने कुछ 8 प्रकार लिखे। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा पर्यटन, धार्मिक, शैक्षिक, गैरिसन, प्रशासनिक, औद्योगिक, व्यापारिक और खनन। ये नगरों के प्रकार देखें। आगे हम इस अध्याय में इन एक एक नगर के बारे में जो अपन ने प्रकार लिखे हैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे, और ग्रामीण बस्तियां जो अपने 4 प्रकार लिखे हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम इस अध्याय में जानेंगे। इससे पहले अपन आगे बढ़े, इनकी चर्चा करें, उससे पहले अपन को एक प्रश्न अपने सामने दिखाई दे रहा होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर क्या है। तो इसको यहाँ बड़े ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ लिखा है ग्रामीण बस्तियां और दूसरी तरफ है नगरीय बस्तियां, और बीच में उनके अंतर का जो आधार लिया है अपन ने वो बिंदु रखें ताकि आप जब परीक्षा में बैठने जाओ तो वहां आप केवल इन आधारों को ध्यान रखो और अपना उत्तर सही से कर पाओ। पहला आधार लिया है व्यवसाय।
तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय अपन ने पहले चर्चा करी है, प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, इन्हीं के आधार पर वो अपनी जीविका चलाते हैं। जबकि नगर वालों के लिए द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो हैं ये मुख्य व्यवसाय होता है, यानी कि वो फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं, कोई भी निर्माण की चीज बना सकते हैं, परिवहन हुआ, व्यापार कर सकते हैं, ये चीजें नगरीय लोगों के लिए। तो नगर के लोग द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप के माध्यम से जीविका चलाते हैं और ग्रामीण जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। इसके बाद दूसरा आधार लिया अपन ने जनसंख्या। आपको विदित है कि गांव में जनसंख्या कम होती है, शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। तीसरा आधार लिया अपन ने आधुनिक सुविधाएं। तो आपको भी पता है कि गांव में सुविधाएं कम होती हैं और शहरों में सुविधाएं ज़्यादा होती है, जैसे टेलीफोन हुआ, बिजली, अस्पताल, इनकी सबकी अच्छी सुविधाएं शहरों में होती है और गांव में नहीं होती है, कम के बराबर होती है। और अपने लिया सामाजिक संबंध। गांव के लोगों की ये विशेषता है, महत्वपूर्ण है कि गांव में जो लोग हैं उनमें सामाजिक संबंध जो है वो घनिष्ठ होते हैं, सब लोग आपस में मिले जुले रहते हैं। क्योंकि गांव में जनसंख्या भी कम होती है तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, लगभग एक गांव का व्यक्ति अपने पूरे गांव के व्यक्तियों को जानता है। जबकि आपको विदित हो तो शहरों में, नगरों में व्यक्ति अपने ही जो गली मोहल्ले के लोग हैं उनको भी नहीं जानते। कहीं कहीं बड़े शहरों में तो ऐसी स्थितियां बन जाती है कि लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते कि उसका पड़ोसी कौन है। तो ये अपना आधार रखा। और एक और आधार लिया अपन ने जनघनत्व। किस गांव में जो जनघनत्व है वो कम रहता है, जबकि शहरों में जनघनत्व अधिक रहता है। कई गांव में जैसे क्षेत्र भी कम होता है तो लोग भी कम रहते हैं, इसलिए वहाँ का जनघनत्व जो है वो कम है, जबकि शहरों का जो जनघनत्व है वो अधिक रहता है। तो 5 बिंदु अपन ने लिए थे, सामाजिक संबंध हुआ, जनघनत्व हुआ, जनसंख्या हुआ, व्यवसाय हुआ और एक और था सुविधाएं। तो ये बिंदु अपन ने लिए थे। 5 बिंदु के आधार पर अपन ने चर्चा की। ये प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब एक और तथ्य जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नगर जो है एक नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड बोले तो एक कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने यहाँ पर विभिन्न चीजों का संग्रह करते हैं। यानी कि गांव से कोई भी व्यक्ति कोई चीज बेचने जाता है तो वो नगर में जाता है, फिर नगर से उस चीज को उस जगह पहुंचाया जाता है जहाँ उसकी जरूरत हो, उसकी आवश्यकता हो। तो नगर एक कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक नोड के रूप में कार्य करता है, विभिन्न चीजों का अपने यहाँ संग्रह करता है और फिर जहां उसकी आवश्यकता हो वहां उस चीज को वो पहुंचाता है। इस प्रकार नगर क्या है, एक नोड है, यानी कि कनेक्शन बिंदु है। इसमें ही आपने आगे पढ़ पा रहे होंगे कि नगर न केवल अपनी आवश्यकताओं को बल्कि गांव के लोग जो उनके लिए भोजन या कच्चे माल की वस्तुएं लाते हैं नगर वालों के लिए, नगर वाले उनको बदले में अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि बैंकिंग हुआ या कुछ अन्य प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं जो तकनीकी या किसी प्रकार की हो सकती है, वो नगर गांव को उपलब्ध करवाते हैं। बदले में गांव वाले उनको उनकी आवश्यकता का कच्चा माल या भोजन जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। आगे लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, नगर, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक जो संबंध है, कार्य स्थापित करने का जो संबंध है, नगर और गांव जो आपस में जिन चीजों से, जिन कामों से जुड़ते हैं वो है परिवहन और संचार। परिवहन तो जैसे कि अगर अच्छा वाहन की सुविधा उपलब्ध हो, अच्छी सड़कें हो, तो गांव शहरों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। और एक संचार यानी कि कम्युनिकेशन का अगर अच्छा साधन हो, अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो, संचार में कोई असुविधा नहीं हो, कनेक्टिविटी, इंटरनेट या फ़ोन कॉल किसी में, तो लोग जो गांव के हैं वो शहरों से अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार गांव और नगरों के बीच का जो प्रकार्यात्मक संबंध है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव का जो संबंध है, वो परिवहन और संचार पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। कुछ छोटे छोटे 2 प्रश्न यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। पहला है, बस्तियों के प्रकार किससे निर्धारित होते हैं, कि बस्ती छोटी है, बड़ी है, पल्लीकृत है, परिक्षिप्त है, गुच्छित है, अर्धगुच्छित है, कैसे निर्धारित करेंगे? तो छोटा सा उत्तर है कि बस्तियों के जो प्रकार हैं वो निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होते हैं। किससे निर्धारित होते हैं? निर्मित क्षेत्र के विस्तार से और अंतर्वास दूरी द्वारा वो निर्धारित होते हैं, ये ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। तो कौन से कारक है? 3 कारक अपन ने यहाँ लिए हैं, भौतिक लक्षण, सांस्कृतिक और मानव जनित कारक और सुरक्षा संबंधित कारक। तो जो भौतिक कारक हैं, भौतिक लक्षण हैं, उसमें आता है भूभाग की प्रकृति, यानी कि जहाँ वो गांव बसा हुआ है वहाँ की जमीन कैसी है, क्या वो ऊंचाई पर तो नहीं है, उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ जल की उपलब्धता ठीक ठाक है या नहीं है,
इस आधार पर वहाँ नगर स्थापित होते हैं। और दूसरा है सांस्कृतिक या मानव जनित कारक, कि उस जगह की जो समाज है उसकी संरचना कैसी है, जाति या धर्म के आधार पर उनकी जो वहाँ के लोग किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ उनकी जैसी जाति या उनके धर्म के लोग ज़्यादा रहते हो, तो ये भी इसमें एक विशेषता है। आगे है सुरक्षा संबंधित कारक, जहाँ लोगों को सुरक्षा मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ वो यहाँ रह सकते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो भौतिक लक्षण में पड़ा, सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण में पड़ा और सुरक्षा संबंधित कारक में पड़ा। ये 3 कारक अपन ने लिए हैं जो विभिन्न बस्तियों के प्रकार के लिए उत्तरदायी है कि किस प्रकार की बस्तियां कहाँ स्थापित की जानी चाहिए। अब एक और प्रश्न पर आते हैं। एक और प्रश्न आया है, वृहद तौर पर भारत में ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है और उनके नाम लिखिए। ये प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है कि बस्तियों को कितने भागों में बांट सकते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो ग्रामीण बस्तियों को बांट सकते हैं 4 भागों में, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने। पहला है गुच्छित बस्तियां, दूसरा अर्धगुच्छित जिसे विखंडित भी कहते हैं, तीसरा है एकांकी और चौथा है पल्ली बस्तियां। गुच्छित बस्तियां वो होती है जहाँ गांव जो है बहुत पास पास बसे हो, घर जो है गांव में पास पास बसे हो, बिल्कुल सघन क्षेत्र हो, यानी कि बिल्कुल पास पास घर वहाँ बने हो। दूसरा विखंडित बस्तियां जो मुख्य गांव से थोड़ी दूर बनी होती है और ये संख्या में तो अधिक होती है, लेकिन ये उस गांव के साथ अपना जो नाम है वो नहीं जोड़ते हैं, ये अलग ही बस्ती बनाकर अपना गांव स्थापित कर लेते हैं। तीसरा आता है एकांकीय परीक्षित बस्तियां जो छिन्न भिन्न होती है, दूर दूर होती हैं। और चौथा है पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां यानी कि जो जंगल में छोटी पहाड़ियों के ढालों पर जो कहीं दूर दूर जो घर स्थापित होते हैं उन्हें पल्ली बस्तियां कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे एक एक की। गुच्छित बस्तियां वे होती है जहां घर आप बिल्कुल पास पास में हो और सघन रूप से वहां स्थापित हो तथा गांव में जो रहन सहन है वो सामान्य हो, जो खेत खलियान मुख्य गांव से बाहर हो। क्योंकि जो आपने विखंडित या कुछ इस प्रकार की जो बस्तियां हैं उसमें घर हैं, फिर खेत आ जाते हैं, फिर आगे घर आ जाते हैं, इस प्रकार का परिदृश्य रहता है। लेकिन जो गुच्छित क्षेत्र है, गुच्छित बस्तियां जो हैं, यहाँ पर जो गांव है और या गांव के बाहर खेत या चारागाह जो भी है ये उसके बाहर रहेंगे। गांव वाली परिधि में केवल घर ही घर स्थापित वहां पर रहते हैं। और जब ये पास पास घर बनते हैं तो इसमें जो गलियां निकलती है, तो गलियां कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे कहीं पर 4 गलियां आपस में आकर मिलती है तो जो चौराहा बनता है वहाँ एक आयताकार भाग का निर्माण हो जाता है। कहीं तिराहे बनते हैं या अरिये होते हैं, यानी कि ऐसी केंद्र बन जाता है गाँव में। अगर आपने देखा होगा कई जगह की गलियां आकर जब एक जगह पर मिलती है तो ऐसी आकृति बन जाती है वहाँ, जैसे कि वो एक अरिय प्रतिरूप हो, यानी कि वहां से ही सब दिशाओं में रास्ते जाते हो एक ऐसा चौराया बन जाता है। और जो ऐसी गुच्छित बस्तियां हैं, जो पास पास स्थित बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां जलोढ़ मैदानों वाले क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। वहाँ जो है ये लोग गाँव जो है वो गाँव में घर पास पास में बनाए जाते हैं। अगला है अर्धगुच्छित या विखंडित। तो अर्धगुच्छित या विखंडित जो है इसके लिए आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अब इस पंक्ति से जो किताब में लिखी है अपन ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप इसको सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अधिकतर ऐसे घर रहते हैं जो मुख्य गांव से थोड़ी दूर स्थापित हो जाते हैं। यानी कि एक गांव था और वहां किसी ने बलपूर्वक लड़ाई झगड़ा करके उनको अलग कर दिया या वो स्वेच्छा से अलग हो गए और मुख्य गांव से थोड़ी ही दूर अपने घर बसाकर रहने लगते हैं। तो जो मुख्य गांव है उसके पास जो छोटा गांव स्थापित होगा वो कहलाएगा अर्धगुच्छित या कहें कि विखंडित बस्ती कहलाएगा। अर्धगुच्छित यानी कि वो सघन तो है लेकिन कम सघन है। जितना सघन उनका पुराना गांव था अब वहां से वो दूसरी जगह चले गए हैं तो अब वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं अर्धगुच्छित नगर, अर्धगुच्छित बस्ती उनको कहा जाएगा। और इस प्रकार की जो बस्तियां हैं गुजरात के मैदान और राजस्थान में इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो देखने को मिलती है, जो अपने मुख्य गांव से थोड़ी दूर स्थापित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। फिर आती हैं पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियों को आप यूं समझिए कि एक यहाँ परिभाषा जो लिखी है उसको पढ़िए पहले, कि कई बार बस्ती जो है वो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उन सबका नाम एक ही रहता है। अपन ने पहले पढ़ा था गुच्छित में आपने पढ़ा कि घर पास पास होते हैं, वो सघन बस्ती कहलाती है या गुच्छित बस्ती कहलाती है। अब उसमें से कुछ घर अलग रहने लगते हैं और उन्होंने अपना अलग नाम रख लिया।
दूर दूर हैं तो उन्होंने अपना नाम रख लिया। तो वो जो गुच्छित हैं वो मुख्य गांव है, फिर उससे जो अर्ध गुच्छित बना उसने अपना अलग नाम रख के वो भी दूसरा गांव बन गया, दूसरी बस्ती बन गई। लेकिन पल्ली जो बस्तियां बनती है ये मुख्य गांव से अलग होकर बन जाती है, लेकिन नाम उसी गांव का रहता है जिस गांव से ये निकली हुई है। उन्हें कहते हैं पल्ली बस्तियां, जो मुख्य गांव से दूर होते हुए थोड़ी दूर हो जाती है, अलग अलग जगह पर स्थापित हो जाती है, लेकिन अपना इन सब जो अलग अलग बस्तियां बनती है ये सब अपना नाम उसी गांव के आधार पर रखते हैं, उसी गांव को अपना गांव मानते हैं जहां से ये अलग हुई थी। और इनको अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इनको पाना, पाड़ा, पाली, नगला या ढाणी भी इनको कहा जाता है, जो मुख्य गांव से थोड़ी दूर स्थापित होती हैं। इसके अलावा ऐसे गांव जो हैं वो मध्य और निम्न गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ और हिमालय की जो निचली घाटियां हैं यहाँ पर ऐसे गांव पाए जाते हैं, ऐसे गांव मिल जाते हैं जिन्हें पल्ली गांव कहते हैं, यानी कि जो मुख्य गांव से हटके थोड़ा दूर हो। अब चौथे प्रकार की बस्ती जो हमारे सामने आती है वो है एकांकी बस्ती या कहें कि परिक्षिप्त बस्ती। ये वो बस्तियां हैं जो किसी जंगल में, किसी पहाड़ के ढालों पर दूर दूर स्थापित जो घर होते हैं, इन्हें बस्तियां तो क्या, ये पर एक तरह से दूर दूर स्थापित घर हैं जो आकार क्षेत्र में अपने से दूर दूर स्थापित होते हैं, पहाड़ों के ढालों पर ये स्थापित हो सकते हैं। उन्हें कहते हैं एकांकी या परिक्षिप्त बस्तियां। भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी जो बस्ती है प्रारूप वो सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियां की जो पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के जो ढाल हैं उनके खेतों और चारागाहों पर ये दिखाई पड़ता है। भारत में एकांकी या कहें कि परिक्षिप्त बस्तियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जो सुदूर जंगलों में हो, और जंगल या किसी पहाड़ के ढाल पर जो दूर दूर स्थित घर होते हैं उन्हीं घरों को मिलाकर एकांकी या परिक्षिप्त बस्ती उनको कहा जाता है। ये किसी पहाड़ पर हो सकते हैं या पहाड़ के ढाल पर हो सकते हैं, तथा कुछ जो हैं वो छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों या चारागाह के रूप में इसी जगह अपन को दिखाई देते हैं। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के भागों में अपन को दिखाई देती है, जिन्हें एकांकी बस्ती या परिक्षिप्त बस्ती इनको कहा जाता है। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला है नगरीय बस्तियां। अपन ने नगरों के बारे में पहली बात करी, जनसंख्या ज़्यादा होती है, जनघनत्व भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनका जो प्रकार्यात्मक रूप से गाँव से संबंध है वो परिवहन और संचार के माध्यम से जुड़ा रहता है। गाँव में, नगरों में सुविधाएं अधिक होती है, कई सारी बातें इनके बारे में अपन ने पढ़ी है। तो अब चलिए आगे इनके बारे में और कुछ जानते हैं। नगरीय बस्तियों के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? अगर कोई एक नगरीय बस्ती है या नगर है तो वो इसके लिए कौन कौन सी शर्तें उसको पूरा करना आवश्यक है। तो 1991 में जब भारतीय जनगणना हुई तो उसमें नगरीय बस्तियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। क्या क्या शर्तें रखी गई थी? तो पहली शर्त थी कि सभी स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड या कहें कि अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हैं वो सीमित हो, यानी कि नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी ये कुछ बनाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि ये सब वहाँ हो। इसके अलावा कम से कम 5000 की जनसंख्या वहाँ रहती हो और 75% पुरुष जो हैं वो गैर कृषि कार्य करते हो, ऐसे काम जो खेती के अलावा वो काम करते हो। और एक और शर्त थी कि वहाँ का जो जनघनत्व है वो कम से कम कितना हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो 3 महत्वपूर्ण शर्तें आप ध्यान रखिए, 5000 कम से कम जनसंख्या हो और 75% पुरुष गैर कृषि कार्य करते हो और 400 वहाँ का जो जनघनत्व हो। ये 3 शर्तें अगर वो पूरी करता है तो वो नगर कहलाने योग्य है या कहें कि वो नगर बस्ती है। अब आगे एक और है, भारत में नगरों का विकास जो हुआ है, नगरों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भारत में जो नगरों का विकास है, उदय है, ये प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है। आदि ऐतिहासिक में भी आप अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों को देखोगे तो आप अपन देखते हैं कि यहाँ भी नगर स्थापित हो चुके थे। इसके अलावा विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को अपन 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन नगरों के हिसाब से अपन उनको बांटते हैं। तो नगरों के ऊपर अगर संक्षिप्त बात करनी हो तो केवल इतनी बात कहेंगे कि भारत में जो नगरों का विकास है वो प्राग ऐतिहासिक काल से हो चुका था, ऐसा माना जाता है। फिर आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और सिंधु जैसे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का विकास हुआ। फिर अपन समय अवधि के हिसाब से भारत के नगरों को 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर अगर अपन प्राचीन की बात करें तो प्राचीन नगर वे नगर हैं जो कम से कम 2000 साल से अधिक पुराने हो, यानी कि 2000 साल से अधिक जिनकी पुरानी ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि रही हो, ऐसे नगरों को अपन कह सकते हैं कि ये प्राचीन नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है। जैसे कि वाराणसी जो है वो सबसे प्रसिद्ध नगर रहा है प्राचीन नगरों की बात करो तो। इसके अलावा प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये देश के कुछ अन्य प्राचीन नगर हैं। इसको, इन नगरों को जरूर ध्यान रखिए क्योंकि पिछली परीक्षाओं में यहाँ से निरंतर प्रश्न आए हैं। इस पार्ट से पिछले साल कौन से प्रश्न आए थे, पिछली बार की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आए थे, वो आगे मैं इसमें बताऊंगा। आगे देखिए आप मध्यकालीन नगर कौन से हैं। तो मध्यकाल में लगभग भारत में 100 नगरों का विकास हुआ है। इनमें से अधिकांश नगर किसी रजवाड़े या किसी राज्य के मुख्यालय रहे हैं, या तो किसी राजा की राजधानी रहा है या किसी राजा का मुख्य केंद्र बिंदु वो रहा है। ऐसे 100 से अधिक नगर हैं भारत में। जैसे कि आप देखें, दिल्ली है, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये ऐसे नगर हैं जो मध्यकाल में ही विकसित हुए हैं और किसी राज परिवार का ये स्थल रहे हैं या कोई राजा का निवास यहाँ हुआ करता था। इसके बाद और देखें मध्यकालीन नगर में तो अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने इन शहरों को प्रशासनिक केंद्र, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में परिवर्तित किया और पर्वतीय नगरों को भी इन्होंने स्थापित किया तथा सैनिकों के हिसाब से या कई प्रकार से जो मध्यकाल के राजा हुए हैं उन्होंने अपनी विभिन्न सुविधाओं के आधार पर जगह जगह पर जो नगर या तो स्थापित किए या प्राचीन जो नगर थे उनको ही यहाँ पुनः रूप से फिर से उनको विकसित किया। इसके अलावा अपन बात करेंगे आधुनिक नगरों की। तो जब 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित जो है वो नगर, जब उनका जन्म हुआ 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म होता है, जिसमें आप देख पाते हो कि जमशेदपुर जो है वो इसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद कई सारे नगर बसे हैं, जैसे कि प्रशासनिक नगर के रूप में सामने आए, जैसे चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है, भुवनेश्वर, गांधीनगर और दिसपुर, ये प्रमुख जो प्रशासनिक नगर हैं और आधुनिक जो नगर हैं ये प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। इसके अलावा उद्योगों की दृष्टि से दुर्गापुरा, भिलाई, सिंदरी, बरौनी आदि नगर विकसित हुए हैं। तो ये इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। कुछ और बातें आधुनिक नगर के बारे में, जैसे कि कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, यानी कि उसके साथी नगर के रूप में विकसित हुए हैं। जैसे कि गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम को जैसे पहले गुड़गांव कहा जाता था, ये अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुए हैं, यानी कि जो मुख्य नगर था उसके साथी नगर के रूप में ये विकसित हुए हैं, उनके पास, उनके नजदीक ये नगर भी स्थापित हुए हैं। अब एक और चीज देखते हैं अपन कि भारत में नगरीकरण, इस बिंदु को समझते हैं कि नगरीकरण है क्या। भारत में नगरीकरण के स्तर का जो माप है वो कुल जनसंख्या में से जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का नगरीकरण कितना है, जैसा कि अभी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार लगभग 31% के आसपास है, 31.08%। तो यूं अपन समझ सकते हैं कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या में से 31% के लगभग लोग नगरों में रहते हैं। यह भारत की नगरीकरण का स्तर को दर्शाएगी, यानी कि यही भारत का क्या है, नगरीकरण है। भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, तो 31% के आसपास वो हैं, यानी कि भारत के 31% लोग जो है वो नगरों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनगणना का स्तर 31.10% है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। और 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या जो है वो लगभग 11 गुना बढ़ चुकी है। अब आप ये अपने सामने एक सारणी देख पा रहे होंगे, इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक तरफ दिया गया है वर्ष, फिर है नगरों या नगरीय संकुलों की संख्या है, फिर नगरीय जनसंख्या है, फिर कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है और फिर दशकीय वृद्धि है। इस दशकीय वृद्धि में अगर आप 2011 की दशकीय वृद्धि देखोगे तो 31.08% है। इस समय नगर संकुलों की संख्या देखोगे तो 6171 हैं। आपको ये ध्यान रखनी है। और कुल नगरीय प्रतिशत कितना है, 31.16% है। कुछ जगह 10% भी दे रखा है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं इस सारणी से, तो वो प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। प्रश्न है, भारत में नगरीकरण की वृद्धि दर जो है वो किन 2 दशकों में धीमी रही। तो आपने सारणी अगर ध्यान से देखी हो, एक बार फिर वीडियो में पीछे जाकर वो सारणी देखिए, तो 2001 और 2011 जो है इनमें नगरीकरण की जो वृद्धि दर है वो धीमी रही है। इसके अलावा एक और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल नगर संकुलों की संख्या कितनी है,
6171 हैं। आप जाकर देख सकते हैं फिर से सारणी में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 31.08% रही है। यह भी सारणी में दिया हुआ है। अब अपन बात करेंगे भारत के जो वो नगर, यानी कि अपन ने जो 7-8 प्रकारों में जिनको बांटा है, उन एक एक के बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहला नगर जो आप देख पा रहे हैं वो है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक यानी कि ऐसे नगर जो किसी सरकार या शासन के कोई मुख्यालय वहां पर स्थापित हो, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जो किसी या तो कोई जिला हो सकता है, तहसील हो सकती है, राजधानी हो सकती है, ऐसे नगर जो हैं वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। कुछ आपके सामने दिखाई दे, जैसे चंडीगढ़ अपन ने बात करी, पंजाब हरियाणा की राजधानी है। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की। शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, ये सभी अपने अपने जो एक राज्य हैं उनकी ये राजधानियां हैं। तो ये सब प्रशासनिक नगर हैं। तो ज्यादा इसमें अपन को ध्यान ये रखना है कि राज्यों की राजधानियां या जिला मुख्यालय हो, तहसील हो, ये सब प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। औद्योगिक नगर यानी कि ऐसे नगर जहां पर उद्योग स्थापित किए गए हों, वो सब औद्योगिक नगर कहलाते हैं। अगर प्रमुख औद्योगिक नगरों की जो बात की जाए तो मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई, ये भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। आप मुंबई को देखोगे तो यहाँ प्रमुख पत्तन भी स्थित हैं, यानी कि जो जहाज वगैरह आते जाते हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ वस्त्र उद्योग की दृष्टि से बहुत विकसित शहर हैं ये। और जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सभी उद्योगों की दृष्टि से संपन्न शहर हैं। आगे बात करें परिवहन नगर के बारे में, तो ये परिवहन नगर जो हैं इसमें आते हैं कांडला, कोची, कोचिगोड या विशाखापट्टनम, जो भारत के आयात निर्यात में सहायता करते हैं। ये भारत के प्रमुख पत्तन हैं जहाँ से विदेशों से माल आता है और विदेशों में जाता है वापस। तो ये वो नगर हैं जहाँ पर भारत के बड़े बंदरगाह स्थापित हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि मुगल सराय हुआ, धुलिया, इटारसी, कटनी, ये भी भारत के प्रमुख परिवहन नगर हैं। आप जो ये मानचित्र देख पा रहे होंगे, इसमें ये सारी जगह दर्शाने का प्रयास किया है। जो भारत के प्रमुख पत्तन हैं 12, उनको इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये परिवहन नगर हुए। व्यापारिक नगर कौन से हैं? ऐसे नगर जो व्यापार के लिए व्यापार में विशिष्टता रखते हैं, जहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है। तो वहाँ आप उन परिवहन नगरों को भी रख सकते हो। उसके अलावा कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये जितने क्षेत्र हैं ये भी सब व्यापारिक क्षेत्रों में आएंगे, व्यापारिक नगर में आएंगे। एक एक पंक्ति की परिभाषा है। व्यापारिक नगर किसे कहते हैं? तो वो नगर जहाँ से व्यापार होता है या व्यापार की दृष्टि से समृद्ध हैं, उन्हें व्यापारिक नगर कहते हैं। वो नगर जहाँ से प्रशासन या कार्यों का संचालन होता है, वो प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। फिर आता है औद्योगिक नगर। वे नगर जो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न हैं तथा जहाँ विकसित अवस्था में उद्योग स्थापित किए गए हैं, वो सब औद्योगिक नगर कहलाते हैं। तो बहुत आसान से इनके उत्तर हैं। आगे हैं खनन नगर। ऐसे नगर जहाँ पर खनन किया जाता है, यानी कि खाने हैं, वो सब खनन नगर कहलाते हैं। जैसे कि रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, यहाँ से किसी न किसी प्रकार का खनन किया जाता है, चाहे ये पेट्रोलियम का हो, गैस का हो, धातुओं का, खनिजों का, किसी का भी हो। तो जहाँ से खनन होता है, खाने स्थापित हैं, वो भारत के खनन नगर कहलाते हैं। आप मानचित्र में सब देख पा रहे होंगे। इसके अलावा गैरिसन शहर, और इसके साथ में मैंने प्रश्न भी लगाया है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न था गैरिसन या सैनिक नगर किसे कहते हैं, लिखिए। और उत्तर आपके सामने ही है। गैरिसन शहर किलेबंद बस्तियां हैं जहां सैनिक रहते हैं। इन नगरों का उदय मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। इसमें अंबाला, जालंधर, महू, बबीना और उधमपुर, ये नगर इसमें दिए गए थे। ये प्रमुख गैरिसन नगर हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी अपन इसी पार्ट के अंत में चर्चा करेंगे। ये भी इसी पार्ट का प्रश्न है और दोनों प्रश्न परीक्षा में आए हैं। गैरिसन शहर के बारे में सुन लीजिए। ये वो स्थान होते हैं जहाँ पर सैनिक रहते हैं, या इनको किलेबंद शहर भी कहते हैं, यानी कि जहाँ पर जो मुख्य सैनिकों की छावनियां स्थापित होती है वो गैरिसन शहर कहलाते हैं। यहाँ सैनिक बड़ी मात्रा में रहते हैं और किला बंद होता है, यानी कि यहाँ पर किले बनाए हुए रहते हैं। किले के अंदर ये शहर स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा आगे हैं धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। तो इसमें कौन को ऐसे नगर जो धर्म की दृष्टि से पवित्र माने गए हैं, जहां अपनी संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार होता है या संस्कृति विद्यमान है, उन शहरों को धार्मिक या सांस्कृतिक नगर कहते हैं। इसमें आप देखेंगे वाराणसी जो है, मथुरा है, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति,
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सब अपने धार्मिक नगर हैं। इनको सबको आप जानते भी होंगे। और यही तो प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में कि सांस्कृतिक नगर कौन सा है, और आपको लगाना था वाराणसी। फिर इसमें है खनन नगर कौन सा, अपन ने पिछले ही अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा करी, झरिया जो है वो एक खनन नगर है। तो ये दोनों प्रश्न भी इसी पार्ट से आए। तो अपन ने देखा 2 प्रश्न ये आए हैं, गैरिसन और स्मार्ट सिटी वाला प्रश्न आया। तो 4 प्रश्न इस पार्ट से छोटे छोटे बन गए हैं। आगे हैं शैक्षिक नगर कौन से हैं, ऐसे नगर जो मुख्य परिसर में कुछ नगर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे राजस्थान का कोटा हुआ, रुड़की है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, पिलानी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश में इंदौर। यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से ये उन्नत हैं, इसलिए इनको शैक्षिक नगर कहा जाता है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं पढ़ाई की दृष्टि से। आगे है पर्यटन नगर, ऐसे नगर जो पर्यटनों की दृष्टि से अच्छे हैं, जहाँ पर्यटक काफी संख्या में आते हैं, जो देखने लायक जगह हैं वो सब पर्यटन नगर में आएगी, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर और उडगनमंगलम, ऊटी, माउंट आबू, ये सब जो हैं ये औद्योगिक पर्यटक नगर हैं। यहाँ विशाल मात्रा में बड़ी संख्या में पर्यटक साल भर आते हैं, ये पर्यटन नगर कहलाते हैं। अब आया वो प्रश्न जो अपन ने चर्चा की थी, स्मार्ट सिटी क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में शुरू किया गया था। इसके बारे में कुछ बातें हैं, देखो कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना, जो आधारभूत सुविधाओं, साफ सुथरे हों, सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देते हो, जो सामान्य शहरों से अच्छे हो, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो, पर्यावरण सुरक्षा का बिल्कुल वहाँ ध्यान रखा जाए, जिससे क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों में इनको स्थापित किया जाता है। स्मार्ट सिटी हमेशा उस जगह चुनी जाएगी या उस शहर को बनाया जाएगा जहाँ प्राकृतिक संकट आने का खतरा बहुत कम हो, उन्हें ये स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें प्रगति के 3 मॉडल दिखाए हैं। लिखा है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि आपने कोई मशीन बनाई और उस समय आपको जितनी तकनीकी ज्ञान था आपने वो मशीन बना दी, आपको बाद में याद आया मशीन बनने के बाद कि हाँ इसमें ये तकनीकी और अपन लगा सकते हैं इसको अच्छी बनाने के लिए। तो जब आप उस बनी हुई मशीन में कोई अलग से उपकरण जोड़ते हो तो वो कहलाता है रेट्रोफिटिंग, यानी कि एक उपकरण बना लेने के बाद उसमें कोई अन्य तकनीकी बाहर से जोड़ी जाए तो वो रेट्रोफिटिंग होती है। फिर पुनर्विकसित है, यानी कि उसको फिर से विकसित करना, और हरित क्षेत्र वहाँ हरियाली या पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ हरियाली स्थापित करना। स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसकी रणनीतियाँ क्या हैं, तो रणनीति है पूरे शहर के लिए पहले, जिसमें कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू हो और क्षेत्र पर कदम कदम पर विकास हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। और अंतिम प्रश्न जब मैंने बनाकर लगाया है, स्मार्ट सिटी के लिए बुनियादी सुविधाएं जो हैं उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए। स्मार्ट सिटी के लिए बुनियादी सुविधाओं के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन जो तथ्य स्क्रीन पर हैं इसके अलावा भी आप और कई सारे तथ्य लिख सकते हो, जैसे कि शहर साफ सुथरा हो, सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो, अच्छी सड़कें हों, शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध हों, वहाँ आईटी टेक्नोलॉजी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इन सभी का वहाँ ध्यान रखा गया हो। वो सारे शहर, वो सारी चीज़ें अगर वहाँ उपलब्ध हैं तो वो शहर स्मार्ट सिटी कहलाएगा। तो ये था मित्रों अध्याय जो मानव बस्ती है उसके बारे में कुछ बातें जो अपन ने यहाँ रखी है। लगभग अपन ने इसमें पूरा पार्ट कवर करने का प्रयास किया है और बनने वाले संभावित प्रश्न भी लिखे हैं। तो अगर आपको ये सेशन, ये सत्र, ये प्रकरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों तक इसको पहुंचा दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।